Good evening, everyone. Let's get started. The first word is equivocal. It is basically adjective. When you are unclear about something, either it is a statement, either it is a situation or action or behavior, you feel unclear, ambivalent about something, then you use this word equivocal. The first meaning is not having one clear or definite meaning or intention, able to be understand in more than one way. हमारे पास जो एक फोटो कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, वो दो तरह की होती है। हम लोग समझ नहीं सकते कि ये इसमें क्लियर क्या है। हमने जैसे पहले वर्ड डिस्कस किया था एम्बिविलेंट, एम्बिगुअस, उसमें भी यही है। हम अनक्लियर होते हैं, अनश्योर होते हैं अबाउट समथिंग। सेकेंड मीनिंग है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन क्लियरली और इजीली। हम वो चीज क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको समझना मुश्किल होता है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। थर्ड मीनिंग इज नॉट क्लियर एंड सीमिंग टू हैव टू अपोजिंग मीनिंग्स और कंफ्यूजिंग एंड एबल टू बी अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट वेज। कोई भी चीज होगी, कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट, कोई एक्शन, कोई बिहेवियर ऐसे होता है जिसको हम क्लियरली समझ नहीं सकते। जैसे मैनेजर ने हमें कोई ऑर्डर दिया कि हमने ये काम करना है, हमारे बिनाइन एक्सप्रेशंस, ये भी हमने वर्ड डिस्कस किया था, बिनाइन एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशंस फेस से नजर आ रहे हैं वो बहुत लीनियर, बहुत पोलाइटली है, लेकिन अंदर से जो मैनेजमेंट है, ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो काम नहीं करना चाह रहे होते, वो सपोर्ट नहीं करना चाह रहे होते अपनी टीम को। तो वो क्या कर रहे होते हैं, इक्विविकल बिहेवियर होता है उनका। इसके सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? शी गेव एन इक्विविकल आंसर टिपिकल ऑफ ए पॉलिटिशियन। इक्विविकल आंसर यानी कि अनक्लियर आंसर देना किसी चीज के बारे में, आप क्लियरली बोलते ही नहीं है। जैसे कैटेगोरिकल है हमारे पास, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे देते हैं, आप क्लियर स्टेटमेंट दे देते हैं। इक्विविकल इसका अपोजिट है, आप यहाँ पे क्लियरली नहीं करते, एम्बिगुअस थिंग्स होती हैं। सेकेंड है हमारे पास विमेन वर लेस इक्विविकल देन मेन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फिडेलिटी इन मैरिज। फिडेलिटी कहते हैं लॉयल होना किसी चीज के साथ। जो फीमेल्स हैं जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं कि फीमेल्स ज्यादा लॉयल होती हैं अबाउट मैरिज और अदर थिंग्स। फीमेल ज्यादा लॉयलिटी रखती हैं एज कंपेयर टू मैन। थर्ड सेंटेंस है द एक्सपेरिमेंट्स प्रोड्यूस्ड इक्विविकल रिजल्ट्स। हम ये भी कह सकते हैं, आप इसको टास्क 2 में यूज कर सकते हैं जब आप किसी चीज के बारे में अनक्लियर रिजल्ट्स के बारे में बात करना चाह रहे हूँ कि जो सजेशंस दी गई हैं, जो अभी तक इस टॉपिक पे रिसर्च हुई है, वो इक्विविकल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है, अनक्लियर है। उसके बाद फोर्थ पे हमारे पास शी गेव एन इक्विविकल रिस्पॉन्स। सिनोनिम्स है हमारे पास एम्बिगुअस, अनक्लियर, डाउटफुल, एम्बिविलेंट, डूबियस। सबका मतलब है मशकूक होना, अनक्लियर होना। इसके बाद हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते किसी चीज को प्रॉपरली कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एंटोनिम्स है हमारे पास कैटेगोरिकल, सर्टेन, क्लियर, डेफिनेट। एंड लिंकिंग वर्ड इज इक्विविकली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंडेमिक। इंडेमिक इज एडजेक्टिव। मैडम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मैडम ये जो वर्ड है मेरा ख्याल है इक्विवोकल नहीं, इसको लिए यूज करेंगे वर्ड, प्लीज इसका देखिएगा एक दफा। Equivocal. आवाज आ रही है? जी जी, Equivocal. Equivocal. इक्विवोकल, इक्विविकल। ये जो वी ओ का साउंड है ना, ये वी में देना है, इक्विविकल। इक्विवोकल, राइट मैडम। ओके, दोबारा सुन ली, इक्विविकल। Equivocal. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंडेमिक। इंडेमिक इज बेसिकली एडजेक्टिव। पेंडेमिक होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिसीज, कोई कंडीशन जो है ना वो फैल जाए। जैसे कोरोना वायरस था, पूरी दुनिया में फैल गया, वो क्या था? पेंडेमिक। इंडेमिक क्या होता है? स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर प्लेस पे कोई डिसीज हो सकती है, या एक प्रॉब्लम या कंडीशन हो सकती है जो एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करती है। First meaning is regularly found in a particular place or among a particular group of people and difficult to get rid of. इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। एक पर्टिकुलर रीजन में वो बहुत जो है ना कंडीशन बहुत बुरी तरह फैल चुकी है।
सेकंड आप इसको जो यूज कर सकते हैं वो ये है, स्पेशली ऑफ ए डिसीज और ए कंडीशन रेगुलरली फाउंड एंड वेरी कॉमन अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप और इन अ पर्टिकुलर एरिया। इसके सेंटेंसेस जो है ना वो बहुत कमाल के हैं, आप इसको राइटिंग में स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे मैम बात याद रहा प्लीज टर्न अप। बंद। Sentences are malaria is endemic in many hot countries। आप कोई भी डिसीज यहाँ पे कह सकते हैं, उस डिसीज का एक पर्टिकुलर रीजन में फैल जाना, जैसे हॉट कंट्रीज में मलेरिया फैल जाए तो वो इंडेमिक है, एक स्पेसिफिक एरिया में फैल गया। ये वाला अपने पास नोट कर लें। करप्शन, आप यहाँ पे रेसिज्म, कोई भी रॉन्ग विल जिसे कहते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज आप लिखना चाह रहे हो, क्राइम्स पे लिखना चाह रहे हो, तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। करप्शन इज एंडेमिक इन द सिस्टम। जैसे हमारे पास एक वर्ड है एनॉमली। एनॉमली, एनॉमली का मतलब होता है एनॉमली भी होता है कि जैसे कहते हैं ना, करप्शन जो है ना बहुत बड़ी अनक्लियर थिंग्स है, हमारे पास क्लियर नहीं है, तो आप क्या करते हैं, जैसे एंडेमिक जो है ना एक रूट जैसे फैल जाना, एक लोअर लेवल पे ना हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस तरह एनॉमलीज भी है ना, एक नॉर्मेलिटी से हट के बिहेव करना किसी चीज का, आप नॉर्मल नहीं रहते। जैसे देर आर मैनी एबनॉर्मेलिटीज एनॉमलीज इन आवर एजुकेशन सिस्टम, आप इस पे भी बात कर सकते हैं कि ये भी एनॉमली है हमारे सोशल सिस्टम में कि एक बंदा सैलरीड पर्सन है लेकिन उसकी इनकम बहुत ज्यादा है जो उसकी सैलरी से कंपैटिबल नहीं है, तो आप वहां पे भी एनॉमली का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। राइटिंग में इसका काफी यूज हो सकता है, एंडेमिक और एनॉमली दोनों सेम है, आप ये यूज कर लें। करप्शन इज एंडेमिक इन द सिस्टम एंड द थर्ड इज देयर इज एंडेमिक रेसिज्म, पॉवर्टी, वायलेंस। इन तीनों के साथ ये यूज हो सकता है इन मैनी ऑफ द कंट्रीज सिटीज। ये भी आप क्राइम एक्टिविटीज में प्रॉब्लम्स में मेंशन कर सकते हैं, ये भी अपने पास सेंटेंस कॉपी कर लें। एंडेमिक रेसिज्म भी हो सकता है जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कोई टॉपिक आ जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट का कोई टॉपिक आ जाता है, तो आप वहां पे ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई आपने रीजंस बतानी हो कि पॉवर्टी क्या है, या क्राइम्स में जाके आपने वायलेंस पे, जैसे घरों में जो वायलेंस हो रही होती है, इस तरह सोशल वायलेंस होती है, आप वहां पे भी ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई करने अपने टॉपिक के साथ, बाकी ये स्टेटमेंट ऐसे ही कॉपी कर लें अपने पास, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, काफी जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके पास है हमारे पास इसके सिनम्स हैं, लोकल, रीजनल, नेटिव, एबोरिजिनल, इस तरह आप इसके सिनम्स यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास पेंडेमिक, कॉस्मोपोलिटन। अब कॉस्मोपोलिटन क्या होता है, एक ऐसा इंसान, जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं प्राउड फील करती हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं दुनिया में कहीं भी जाऊँ मैं शो करूंगी मैं पाकिस्तानी हूँ। कुछ लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया का नेटिव हूँ, एक स्पेसिफिक कंट्री के साथ वो खुद को रिलेट नहीं करते, पाकिस्तानी, स्पेनिश, जर्मन, इस तरह वो नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं मैं इस दुनिया का हूँ, कंट्रीज डजेंट मैटर, आप उसको कंट्रीज के साथ कल्चर्स वैल्यूज कोई मैटर नहीं करती। ऐसा इंसान, ऐसी पर्सनालिटी जो वर्ड नेटिव हो, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉस्मोपोलिटन। लिंकिंग वर्ड है हमारे पास इंडेमनिसिटी, endemic, ये इसका है सिनोनिम। और अब जो है ना एंटोनिम्स हमने डिस्कस किए, उसके बाद है हमारे पास आज का इनोवेशन इज की टू बिजनेस सर्वाइवल and companies put substantial resources into inspiring employees to develop new ideas. There are nevertheless people working in luxurious
state of the art centers designed to stimulate innovation. Who find that their environment doesn't make them feel at all creative. And there are those who don't have a budget or much space, but who innovate successfully. इसका क्या मतलब है? इनोवेशन इज की टू बिजनेस सर्वाइवल. आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है अगर वो इनोवेशन नहीं करते. इसकी सबसे कॉमन जनरल एग्जांपल है वो ये है कि जैसे आप नोकिया को ले लो. एक वक्त था कि नोकिया की बहुत बड़ी टारगेट मार्केट थी. कहीं भी आप देखते हैं नोकिया ही था. आज से कुछ साल पहले नोकिया ने क्या किया? इनोवेशन नहीं की. बाकी मॉडल्स ने इनोवेशन की, हम लोग एडवांस मॉडल्स की तरफ चले गए. नोकिया वहीं का वहीं रहा. उसकी टारगेट मार्केट आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती ऑलमोस्ट खत्म होने के करीब होगी. उसकी मेजर रीजन थी इनोवेशन. इसके अलावा इनोवेशन के कुछ जैसे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं. आप इनोवेशन करते हैं, हो सकता है आपने मार्केट में रिसर्च ही ना की हो. अगर आपने मार्केट में रिसर्च ही नहीं की तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है आप प्रोडक्ट इनोवेट कर देते हैं लेकिन लोगों को पसंद ही नहीं आती. फिर क्या होगा? रन आउट. ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, रन आउट ऑफ बजट. ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना हमारे पास फ्लॉप होने के लिए फेलियर की एक मेजर रीजन है वो इनोवेशन पे ही इतना फोकस कर देते हैं कि रन आउट ऑफ बजट पे चले जाते हैं. इनोवेशन पे, एडवर्टीजमेंट पे. तो आपने क्या करना है? इन चीजों को बैलेंस में रखना है. उसमें बात क्या कहता है? कंपनीज जो है ना पुट सब्सटेंशियल रिसोर्सेज. सब्सटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज करती है अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करने के लिए ताकि वो यूनिक आइडियाज लेके आए. कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स का मतलब होता है एडवांस जगहों पे काम कर रहे होते हैं जिनका पर्पस ही ये होता है कि आप इनोवेशन लेके आए, डिजाइन करें इनोवेशन को. who find that their environment doesn't make them feel at all creative. उनके जो इन्वायरमेंट होता है वो तो बहुत इफेक्टिवली डिजाइन होता है लेकिन वो अपने आप को क्रिएटिविटी की तरफ नहीं ला सकते. लेकिन कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके पास ना तो इतना बजट होता है और ना ही इतनी स्पेस होती है लेकिन वो क्या करते हैं? वो इनोवेट करते हैं सक्सेसफुली. आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? इनोवेशन के टॉपिक में, बिजनेस के कोई भी टॉपिक आ जाता है वहां पे यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास एक वर्ड है टेम्प्ट. एक वर्ड है हमारे पास परसुएड. दोनों का मतलब होता है कस्टमर को इंस्पायर करना लेकिन जो टेम्प्ट होता है ना ये हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में. परसुएड का मतलब होता है पॉजिटिवली किसी को, पॉजिटिव सेंस में आप किसी को ना स्टिमुलेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि आप ये काम करें. अब ये वर्ड आप कहाँ भी यूज कर सकते हैं? एडवर्टीजमेंट के ऐसे में. एडवर्टीजमेंट का कोई ऐसे आता है अब वहां पे यूज कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं? बाय यूजिंग एडवर्टीजमेंट कस्टमर को टेम्प्ट करती हैं, कंज्यूमर को क्या करती हैं? टेम्प्ट करती हैं, उनको नेगेटिवली परसुएड करती हैं. लेकिन अगर आप किसी को पॉजिटिवली परसुएड करना चाह रहे हो तो फिर आप परसुएड का वर्ड यूज करेंगे, टेम्प्ट नहीं करेंगे. इसका भी मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगी स्पेसिफिकली एडवर्टीजमेंट पे, तब आप उसको यूज कर सकते हैं. उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कोई ऐसे आ जाता है.
आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये कॉमन टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी इंटरनेट पे कुछ आ जाता है। इंटरनेट के बगैर भी हमारा सर्वाइवल या बिजनेस का वो आप अपने स्पेसिफिक टॉपिक से ना चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट यही रखें लेकिन कीवर्ड्स जो है ना उनको चेंज कर लें अपने टॉपिक्स के साथ। अब क्या अटेम्प्ट भी मैंने आपको करवा दिया, परसुएड भी करवा दिया। रन आउट ऑफ बजट का मतलब था कि चीजें खत्म हो जाना, आप आउट ऑफ बजट चले जाते हैं। जो आज का है हमारा फ्रेजल वर्ब वो है बीफ अप। बीफ अप का मतलब क्या होता है कि चीज को बहुत ज्यादा लेवल अप कर देना उसका। उसमें क्या होता है, आप किसी चीज का लेवल इतना बढ़ा देते हैं, उसको इम्प्रूव करने की सेंस में आप यूज करते हैं इसको। इम्प्रूव करना, मेक मोर सब्सटेंशियल, मेक मोर यूजफुल। जैसे हमने एक एक्सप्रेशन किया था, केम इन हैंडी, बिकम मोर यूजफुल। ही बीफ्ड अप हिज प्रेजेंटेशन विद डायग्राम्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब है उसने अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव किया। मेक मोर सब्सटेंशियल, मेक मोर इफेक्टिव। आप कहीं पे बीफिंग अप का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, राइटिंग में, स्पीकिंग में, ही काफी जगहों पे यूज हो सकता है। जब आप किसी चीज को इम्प्रूव करने की सेंस में यूज करें, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास आज का है इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, वो क्या है, टू हैव अ बोन टू पिक विद समवन। इसका क्या मतलब होता है, किसी के साथ कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना। आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप ये अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप ये टॉपिक यूज, ये लाइन यूज कर सकते हैं। आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू। मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मुझे एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इट मीन्स टू वांट टू टॉक टू समवन अबाउट समथिंग अनोइंग दे हैव डन। किसी ने कुछ अच्छा किया जो अनोइंग से, चलो मैं एक और बता देती हूँ, गेटिंग ऑन नर्व्स। ये भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, ही इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। जैसे हम कहते हैं ही इज अनोइंग मी, वो कोई गुस्सा आपको दिला रहा हो, आपको बुरा लग रहा हो, तो हम कॉमनली यूज करते हैं ही इज अनोइंग। ये थोड़ा यूनिक एक्सप्रेशन, आप इसको यूज कर रहे हैं, ही इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स, वो बार बार मेरा दिमाग खा रहा है और मेरी नर्व्स पे सवार होना, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू, ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको Pandemic. रिवाइज करते हैं हम। हमारा पहला वर्ड था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है फेलियर, होपलेस हो जाना, एक्सट्रीम लेवल पे फेल होने की हद तक ऑब्जेक्ट फेलियर हो सकता है, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी हो सकता है, ऑब्जेक्ट मिस्टेक हो सकता है। ऑस्पिशियस होता है पॉजिटिव साइन हम यूज करते हैं, होपफुल होते हैं। ऑस्पिशियस मीटिंग हो सकती है, बिजनेस मीटिंग में आप होपफुल फील कर रहे हैं, एक अच्छा पॉजिटिव साइन आपके पास आ रहा है। अबॉट, ये अबॉटिव का हम यूज करते हैं, मिशन अबॉट, ये कॉमनली आर्मी में यूज होता है। एवरेज, एवरेज होता है किसी चीज को समराइज कर देना, शॉर्टन कर देना। उसके बाद है हमारे पास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, इंटायर। बिक्वेस्ट होता है इनहेरिटेड, जो मनी या प्रॉपर्टी कुछ भी जो लीगली आपको ट्रांसफर हो जाए किसी अपने की डेथ के बाद। बिरीव्ड होता है गमजदा, किसी अपने की डेथ के बाद जो बाकी मेंबर्स फैमिली में होते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स होते हैं, वो उसके लिए सैड होते हैं, तो हम उनके लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं बिरीव्ड फैमिलीज, बिरीव्ड फ्रेंड, बिरीव्ड कोलीग, इस तरह। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट होता है क्लियरली, साफ खुला झूठ बोलना। ब्लैटेंट अटेम्प्ट, उसने वाजिया कोशिश की। ब्लैटेंट लाई, वाजिया झूठ बोल रहा है। ये ज्यादा तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, लेकिन ब्लैटेंट अटेम्प्ट में आप कह सकते हैं थोड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद है ब्लाइट। ब्लाइट के मोस्टली हम फ्रूट्स के साथ यूज करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल का खराब हो जाना, मुरझा जाना, लेकिन आप इसके किसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए भी यूज करते हैं, कास्टिंग अ ब्लाइट शेडो समथिंग, वो आप यूज कर सकते हैं। बिकॉलिक, बिकॉलिक जो है ना, ये बिकॉलिक सीन्स होते हैं। अब विलेज लाइफ से स्पेसिफिकली एक पीसफुल जगह पे, एक विसैनिटी, एक एरिया है जहाँ पे आप बड़ा पीसफुल फील कर रहे हैं, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है, और वो बिकॉलिक सीन्स यूज करते हैं वहाँ पे। कैटलिस्ट के हमारे पास टू मीनिंग्स हैं। एक कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या उसको केमिकल रिएक्शन को स्लो करने के लिए।
लेकिन आप किसी लीडर के रोल के लिए भी आप कैटलिस्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल होता है क्लियर साफ स्टेटमेंट दे देना, मैंने ये करना है, मैंने ये नहीं करना। कैटेगोरिकल अश्योरेंस हो सकता है, कैटेगोरिकल डिनायल हो सकता है, और इसके अलावा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैथलिक। कैथलिक जो है क्रिश्चियनिटी के साथ है, लेकिन इसको आप एक पर्सन जो डाइवर्सिफाइड टेस्ट रखता हो, ठीक है, उसके लिए आप कैथलिक टेस्ट यूज करते हैं। सेरिब्रल का मतलब होता है इमोशनली किसी चीज के लिए नहीं सोच रहे होते, आप मेंटल अप्रोच यूज कर रहे हैं, सेरिब्रल थिंकिंग कर रहे हैं, सेरिब्रल अप्रोच यूज कर रहे हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कोई डिसीजन ले रहे हो, तो तब हम कहते हैं सेरिब्रल। उसके बाद है कॉलरिक। कोई पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड हो, गुस्सा कर रहा हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉलरिक। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमेट। डेसिमेट होता है किसी ह्यूज नंबर ऑफ पीपल की किलिंग करना, जैसे हलाकू खाने की, ये प्लांट्स की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है, इंसानों की भी हो सकती है। एक बड़े लेवल पे जाके मैसिव किलिंग का हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, मैसिव किलिंग, डेसिमेट, उसकी नस्ल को खत्म कर देना। डेफरेंस रिक्वेस्ट की सेंस में हम यूज करते हैं। डेफरेंस क्या, रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप किसी अपने की। डेक्रस, मैनर्स में आप सिविलाइज्ड हूँ, और डेक्रस आप मैनर्स के साथ यूज करते हैं। डिस्पोंडेंट, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, बस सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। डिस्पोंडेंट आप इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। डाइग्रेस का मतलब होता है भटक जाना, आप सीधे रास्ते पे चल रहे हो, अचानक से आप गुमराह हो जाए, डाइग्रेस, भटक जाना। उसके बाद है इक्विविकल। इक्विविकल का मतलब होता है अनक्लियर, आपको समझ नहीं आ रही, यहाँ पे ये दो लोग खड़े हैं, यहाँ पे ये आदमी है, अनक्लियर है, एम्बिग्विटी है इसमें, तो इक्विविकल एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं। एंडेमिक होता है कोई पर्टिकुलर डिसीज हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है जो एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया को टारगेट किया हो, एंडेमिक। यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया तो आप बताएं। किसी का कुछ क्लियर है मैडम। ओके। एंडेमिक, अजका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिक? Ma'am, it's a disease like something is common in some areas, specific area. Okay. Like as a example is corruption is endemic in this system, and like something violence or some other disease is entered in a small group or in a specific area. Okay, good. Zaki, what is the meaning of equivocal? Zakiul Hassan. आई थिंक वो नहीं है क्लास में। वलीद, जी इक्विविकल का मीनिंग क्या है? मैम, ये क्लियर है, डाउटफुल, जिसमें अनडेटमेंट हो, इसमें हम डाउटफुल शो करता है कि ये चीज है या नहीं है, डाउट में रहते हैं। डाइग्रेस, अवैस, मैम डाइग्रेस मींस के रास्ते से भटक जाना, कि एक रास्ते से आप जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप डिफरेंट रास्तों पे चलना शुरू कर दें, जिस वे में आपने थिंक करनी थी या व्हाट्सएप, आप अपने प्रॉपर वे में जाने के बजाय इधर उधर जाना शुरू कर दें। गुड। उमर, डिस्पोंडेंट। उमर, डिस्पोंडेंट का मीनिंग क्या है? मैम किसी चीज मायूस हो जाना। गुड। सारा, डेक्रस। सायरा, Decorous mean manners, I guess. यस, Manner. सिविलाइज्ड होना, अच्छे से बिहेव करना किसी के साथ। Manner. ओके। उसके बाद है हमारे पास फरूख। फरूख इसका बताएं, डिकॉलिक। सिंपल लाइफ। क्या कह रहे हैं आप?
सिंपल लाइफ। बुकॉलिक सीन्स के साथ हम यूज करते हैं, जैसे विलेज लाइफ। आप ना फोटोज का पर्पस ये है, आपको ये चीज यहाँ से समटाइम रिसर्च है इस पे कि हम लोग को जो मेमोरी में चीज रहती है, या तो वो हमने सुनी होती है या उसकी हमने एक पिक्चर देखी होती है, तो वो लॉन्ग टर्म हमारी मेमोरी में ना सेव होती है। इसलिए आप पिक्चर से भी ना एस्टिमेशन किया करें कि क्या हो सकता है, ये विलेज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, बुकॉलिक सीन्स हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है साजिद, कैटेगोरिकल। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मिस कैटेगोरिकली ये होता है कि मतलब आप वाज़ेह अल्फाज में बता दें, मतलब आपके सामने दो टास्क रख दिए जाएं कि आपने ये करना है, आप उसमें कैटेगोरिकली डिनाई कर दें कि मैं ये इन चीज़ों पे काम नहीं करूँगा, आप डिनाई कर दें। ओके गुड। कैटेगोरिकल हमारे पास स्टेटमेंट हो सकती है, वाजिया स्टेटमेंट दे दें, या कैटेगोरिकल अश्योरेंस दे दें कि मैं ये काम करूंगा, या कैटेगोरिकल डिनायल दे दें वाजिया तौर पे कि मैंने ये काम नहीं करना। अब आप लोगों में से कोई भी बताए बीरीव्ड 207। ब्रीफ का मतलब होता है गमज़दा होना, मतलब आप कोई सिंगर है या आर्टिस्ट है, उसकी डेथ हो जाती है, आप उसके बहुत बड़े फैन होते हैं, यानी कि जो फैन होते हैं उनको ज़्यादातर ये उनके लिए ये लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप ये इसको फैमिली मेंबर्स के साथ भी जो पीछे रह जाते हैं किसी की डेथ के बाद, उनके लिए जो गमजदा लोग होते हैं वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फैंस हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं। आप उनके साथ bereaved फैमिली, bereaved कोलीग्स, bereaved फैंस इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट, ये कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट एब्जेक्ट मीन पॉवर्टी, लाइक चीज का खत्म हो जाना। होपलेस हो जाना। यस। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं। मैडम मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इसको ज्वाइन किया आज ही, तो ये जरा मुझे पहले बता दीजिएगा कि ये 200 से ये स्टार्ट की गई थी या इससे पहले भी कुछ ये क्लास के बाकी लोग पहले इससे कुछ पढ़ रहे हैं? मैंने स्टार्ट में आपसे पूछा था लेकिन आपने ना रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं स्टार्ट कर दिया, मुझे भी लगा था आपका फर्स्ट डे है। फरूक, हम क्या करते हैं, जी बिल्कुल, फर्स्ट डे डिस्टॉर्शन है वॉइस की ना। एक्सक्यूज मी मिस, फर्स्ट डे तो मेरा भी है। ओके ओके जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें फिर। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और मैं आइल्स एग्ज़ाम देने के लिए मैंने एडमिशन लिया हुआ है। वैसे तो मैंने एमबीए किया हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस है वेरियस कंपनीज में, लाइक टेलीकॉम हो गया और सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए। ओके गुड। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी प्रैक्टिस क्या, हम कैसे काम करते हैं। एक पैराग्राफ आइल्स की बुक्स में से हम लेते हैं, रीडिंग में से, क्योंकि हम लोग जितना भी कर लेना नेटिव एक्सप्रेशंस डेवलप करना है, उसके लिए या तो हमें 1 to 2 years बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग करें ना, फिर हम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, आइल्स की बुक्स रीडिंग में से एक पैराग्राफ लेते हैं, उसको हम किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, आजकल हम इस तरह उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, 4 to 5 वर्ड्स वोकैबुलरी के लेते थे, उससे एक पैराग्राफ डेवलप करते थे, उसको डिस्कस करते थे। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ बुक रीडिंग की बुक में से लिया, उसका कैसे कॉन्टेक्स्ट यूज हो सकता है, किन किन टॉपिक्स में हो सकता है, हम वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम 2 करते हैं, 2 वोकैबुलरी वर्ड्स, क्योंकि हम लोग ना 4 वर्ड्स से ज्यादा याद नहीं रख सकते। रिसर्च क्या कहती है कि अगर आप डेली बेसिस पे याद करने के तो आप कर लेंगे 10 क्या 20 क्या, समटाइम आप 100 वर्ड्स भी एक दिन में याद कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मेमोरी में स्टोर नहीं होते। तो अब क्या है कि हम लोग 4 वर्ड्स करते हैं, डेली मैं रिवाइज करवाती हूँ, आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो वो आपको याद रहेंगे, सुन सुन के आपको उनका यूज करना
आ जाएगा। अगर आप रीडिंग में कहीं पे देखेंगे तो आपको उसका पता होगा इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये मीनिंग चेंज कर देते हैं। इसके अलावा हमें वोकैबुलरी का रीडिंग में बहुत इश्यू होता है, टाइम कम होता है, हमने वो 3 पैसेजेस करने होते हैं, तो इस वजह से वोकैबुलरी हमें वहां भी सपोर्ट करती है। वोकैबुलरी की 25% वेटेज है हर जो है ना मॉड्यूल में। अब क्या आपको लिसनिंग में भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि वहां पे भी वो सिनम्स यूज कर रहे होते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि इसका जो मैंने बताया कि ये नेटिव्स भी हो सकते हैं, हम नेटिव्स के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, लोकल, नेटिव्स, एबोरिजिनल, इस तरह ये 3 से 5 जो है ना हम लोग यूज कर सकते हैं, जो नेटिव्स होते हैं, लोकल होते हैं, उन लोगों के लिए। अब एक जगह वो लोकल बोल जाए या नेटिव बोल जाए, क्वेश्चन में लोकल लिखा हो, अब अगर आप वोकैबुलरी नहीं कर रहे तो आपको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये यहाँ आपको सपोर्ट करेगा। अब राइटिंग कर रहे हैं ना, राइटिंग में 99% बच्चे मार खाते हैं। क्यों? बाकी ग्रामर एक वीक में ठीक हो जाती है, बाकी चीजें एक एक वीक लेंगी, आपका जो है ना क्लियर हो जाएगा। वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ओवर द नाइट आप कभी भी नहीं कर सकते, इसके लिए एटलीस्ट आपको 1 to 2 मंथ जो है ना एफर्ट करनी पड़ेगी। फिर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मजे की चीज ये है कि आप इसको एक दफा पढ़ लेंगे ना, आपने इसको यूज नहीं किया, ये आपको याद नहीं रहेगी। आप सुनते रहेंगे तो वो फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा ये यूज कर रहे हैं। आप यही समझे कि आज हमने जो 2 वर्ड्स किए हैं वही आपके फर्स्ट वर्ड है। ये हम लोग तकरीबन 1.5-2 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये 500 वर्ड्स पहले कंप्लीट हो चुके हैं, फिर उसके बाद अब दोबारा 100 से 1 वर्ड से स्टार्ट किया हुआ है। तो इस तरह सेशन तो महीने बाद 2 महीने बाद खत्म हो जाता है, लेकिन फिर क्या हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। जो बच्चे क्लास लेते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन इससे प्रैक्टिस होती रहती है, ये आपकी राइटिंग इंप्रूव करती है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं वो सिंपल सेंटेंस में कह सकते हैं आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी को कहने के लिए आप कह सकते हैं आई टेक अ ग्रेट प्लेयर, वो यूज कर सकते हैं। प्राइड एंड जॉय, ये यूज कर सकते हैं। हम लोग कॉमनली कहते हैं कोई चीज अमेजिंग, नेटिव्स क्या कहते हैं, दैट्स लिट, इट्स अमेजिंग। इस तरह ये जो वोकैबुलरी है ये आपको सपोर्ट करती है इन चीजों में। इसके अलावा हम लोग एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन करते हैं। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे उर्दू में हम कहते थे ज़रबुल इमसाल, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी आपने स्पेसिफिकली स्पीकिंग में यूज करना है, क्यू कार्ड्स में। इसके अलावा मैं आपको थोड़े से क्यू कार्ड्स का भी बताऊंगी जब हम थोड़ा डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे। एक वीक रखूंगी मैं इस पे। हम क्या करेंगे, स्पीकिंग में इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे। आपने इसको, मैं बार बार एक चीज से मना करती हूँ, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन कभी भी आपने राइटिंग में यूज नहीं करना, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनफॉर्मल। और आपने जो राइटिंग करनी होती है आइल्स में वो होती है फॉर्मल। फॉर्मल राइटिंग में हम इडियोमैटिक एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। हाँ, लेटर में आप कहीं पे यूज कर सकते हैं जिन्होंने जीटी का टेस्ट देना है। इसके अलावा हम एक डिस्कस करते हैं फ्रेजल वर्ब। उस एक फ्रेजल वर्ब से हम उसका यूज सीखते हैं। स्पीकिंग में वो कहाँ आ सकता है, जैसे बीफ अप का आज हमने डिस्कस किया। बीफ अप का मतलब होता है किसी चीज का इंक्रीज हो जाना, किसी चीज का इम्प्रूव हो जाना, उसका जो उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाना। जैसे हमने केम इन हैंडी ये एक्सप्रेशन यूज किया था, बिकम मोर यूजफुल। इस तरह है बीफ अप, वो मेक समथिंग मोर इफेक्टिव, मेक समथिंग मोर सब्सटेंशियल, उससे वो चीज ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो इस तरह आपको फ्रेजल वर्ब्स जो है राइटिंग में भी सपोर्ट करेंगे, और जो नेटिव्स है ना वो बहुत ज्यादा, आप कोई भी सुनेंगे, लिसनिंग करेंगे कहीं भी, आपको फ्रेजल वर्ब बहुत जगह पे मिलेंगे। स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसके अलावा रीडिंग में ही आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे फ्रेजल वर्ब किसी के भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। क्योंकि जो हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है ना, उसमें 99% क्या होता है, फ्रेजल वर्ब्स जो है ना वो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि वो बात क्या कर रहे हैं। यहाँ ग्रामर की थोड़ी बहुत होती है, सेंटेंसेस का चेंज होता है, हमें लगता है ये फॉल्स है, समडे वो नॉट गिवन होता है। इसी तरह हमें लगता है ये नॉट गिवन है, लेकिन वो सेम चीज बात कर रहे थे, जैसे स्टार्ट टू प्रिपेयर। अब इसकी जगह पर यूज कर दे प्लान, बात तो एक ही है। आप पहले प्लानिंग कर रहे हैं। इस तरह ये छोटे छोटे जो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं,
ये टू वर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे लुक या आप कह लें टेक, आफ्टर। टेक होता है किसी चीज को लेना, आफ्टर होता है बाद में, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे ना तो इसका मतलब होता है रिजेम्बलेंस। आई टेक आफ्टर माई फादर, मैं अपने फादर से रिजेम्बल करती हूँ, या मैं अपनी मदर से करती हूँ। इस तरह आप अपनी रिजेम्बलेंस के लिए यूज करते हैं टेक आफ्टर, ये चेंज हो गया। इसके अलावा हमारे पास है लुक आफ्टर, इससे भी वो एक्सप्रेशन चेंज हो गया। हमारे पास है स्टेप अप, स्टेप अप, इससे तो पता चला कि एक कदम आगे बढ़ना, इंक्रीज करना, एक्सपैंड करना किसी चीज का, स्टेप अप। इस तरह आप इसको स्टेप को पढ़ेंगे, कदम है, आप पढ़ेंगे वो और कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। इस तरह जब ये दो वर्ब्स का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो हमारे पास आ जाता है फ्रेजल वर्ब्स, जिसकी वजह से मीनिंग चेंज होता है। तो हम स्पेसिफिकली इस क्लास में ये चीजें सीखते हैं। जैसे अगर आप डायरेक्ट लिख दें माई नेम इज XYZ, इस तरह, अब आपको पता ही नहीं ABC में M का मीनिंग क्या है, M का नंबर क्या है। आप पहले ABC सीखें, उनकी चीज में कॉन्टेक्स्ट सीखें। मैम ये राइटिंग में यूज होंगे ना? जी बिल्कुल, ये जो मेन पैराग्राफ में लिखवाती हूँ, ये आप जब टास्क करेंगे ना, आंसर्स लिखने शुरू करेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि ये आपके लिए कितने हेल्पफुल है। हम लोग तो चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के इतना इतना 4-4 घंटे एक टास्क पे समटाइम लगाते थे, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, इसको मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए। आपको यहाँ पे ये चीज सपोर्ट करेगी, आप इनको अपने आर्ग्यूमेंट्स में चेंज करते हैं। एक फॉर्मेट, जैसे राइटिंग में सर भी आपको फॉर्मेट देंगे, उसमें आप राइटिंग सीखेंगे कि आपने इनको कहाँ पे किस तरह पे एडजस्ट करना है, कि कहीं जगहों पे ये आपको इंट्रोडक्शन में हेल्प आउट करेगा, कहीं पे ये आपको आर्ग्यूमेंट में सपोर्ट करेगा, कहीं पे जो मैं पैराग्राफ लिखवाऊंगी वो आपको कंक्लूजन में सपोर्ट करेगा। इस तरह आपने इन्हीं वर्ड्स के साथ खेलना है। इससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं से नेटिव एक्सप्रेशंस देना शुरू कर देंगे। जैसे हम लोग में क्या करते हैं, हम लिखते हैं इम्पोर्टेंट, हम क्या करते हैं सिग्निफिकेंट, कोई बड़ा अच्छा लगेगा तो लिख देगा सिग्निफिकेंट, कोई इससे भी अच्छा लगेगा तो कहेगा कंसिडरेबल, किसी चीज का इम्पैक्ट। कोई इससे भी अच्छा लिखने की कोशिश करेगा एसेंशियल, इससे आगे हम जाएंगे नहीं, हम पाकिस्तानी इससे आगे नहीं निकलते। नेटिव्स क्या करते हैं, वो ये कहते हैं टेक्स अ सेंटर स्टेज इन आवर लाइव्स, इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ में सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, टेक्स अ सेंटर स्टेज। अब हम नहीं करते। जैसे ऑस्ट्रेलिया स्पोर्टिंग सक्सेस के सेकंड पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो वो क्या कहता है, रिसर्च जो है ना टेक्स अ सेंटर स्टेज, ठीक है, वो सेंट्रल रोल प्ले कर रही है। अब ये छोटी छोटी एक्सप्रेशंस आपने सीखने हैं कि आपने कैसे, जैसे वो कहता है एड अप टू वर्ड बीटिंग रिजल्ट्स। अब हम ये चीज नहीं लिखते, हम लोग कहते हैं कि बहुत बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन कोई काम आप कर रहे हैं, जैसे आप इनोवेशन पे कर रहे हैं, जैसे हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, आप वहां पे ये भी कह सकते हैं कंपनीज क्या करेंगी, इनोवेशन से उनको इतना बेनिफिट होगा कि लॉन्ग टर्म इट विल एड अप टू वर्ल्ड बीटिंग रिजल्ट्स व्हिच इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। इस तरह आप इसको यूज कर लें। तो ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जो होंगे ना, ये आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी राइटिंग में। इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपको ये सारा करवाती हूँ कि आपने ये मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स में आपने सोचना है कि आप इसको कहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक एक वर्ड का मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिवली यूज होगा, नेगेटिवली यूज होगा, तो ये हम इस क्लास में सीखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस क्लास का पर्पस है और ये हमारी प्रैक्टिस है, इस तरह हम कर रहे हैं। एक वीक हम ये ऐसे करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक आइल्स का राइटिंग का टास्क लेंगे, उस टास्क के लिए हम लोग वोकैबुलरी को कैसे यूज करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, ये हम सीखेंगे। 29 सेंटेंसेस बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये एक वीक बाद हम इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहली चीज, आपने कॉलोकेशन एरर नहीं करना। कॉलोकेशन एरर क्या होता है, आप जैसे वर्ड है उसको आप पॉजिटिवली यूज करें या नेगेटिवली। अब आपको ये नहीं पता, समटाइम आप हो सकता है जो पॉजिटिव उसको नेगेटिवली यूज कर लें और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिवली यूज कर जाए, तो ये कॉन्टेक्सचुअल एरर बोलते हैं इसको। 25% वेटेज है इसकी आपके बैंड में, 25% ग्रामर। तो ये जो
कॉलोकेशन एरर है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप 10 दिन में नहीं कर सकते, आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। मैं थोड़ा टाइम आज एक्स्ट्रा ले लिया, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें, फिर सेशन एंड करते हैं। ठीक है फरूक और साजिद, समझ आ गया हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? राइट मैडम, मैं समझ आ रही है जी। मिस बिल्कुल समझ आ गई है। तो आज जरा वो थोड़ा ज्वाइनिंग में मुझे देर हो गई, समझ नहीं थी आ रही। तो जो आज का लेक्चर है वो तो समझ आ गई है, इसकी अगर रिकॉर्डिंग शेयर कर दें ताकि इसको दोबारा समझने में आसानी हो जाए। जी मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दूंगी, लिंक भेज दूंगी, आप चलिए, सुन लीजिएगा। राइट ठीक है, मैडम। थैंक यू। ओके इंशाल्लाह कल से मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आपको पता चल जाएगा हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है कल मिस, डिस्कस करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, राइट ठीक मैडम। है मिस, अल्लाह हाफिज। ओके मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह